नमस्कार दोस्तों। बीजेपी को नीतीश और नायडू ने नाको चने चबवा दिए हैं। जिस हिंदुत्व की राजनीति बीजेपी करती है बिहार में, उसी पर दो फाड़ हो गई है। गिरिराज सिंह हिंदू स्वाभिमान यात्रा निकाल रहे थे, नीतीश कुमार की पार्टी और चिराग पासवान की पार्टी ने इस यात्रा का विरोध किया। जेडीयू और एलजेपी का कहना है कि धर्म की राजनीति हम नहीं करते। दोनों पार्टियां गिरिराज की संविधान की शपथ गिरिराज सिंह को याद दिला रहे हैं और हिंदुत्व की राजनीति करने वाली बीजेपी ने हिंदू स्वाभिमान यात्रा से खुद को अलग कर लिया है, किनारा कर लिया है, जिससे नीतीश की सेकुलर छवि को भाजपा बिहार के भीतर बचा सके और भाजपा बिहार में नीतीश कुमार के ऊपर मेहरबान होती दिखाई दे रही है। और दूसरी तरफ जो दूसरे एन है यानी नायडू, उनके ऊपर जो केस चल रहा था, 300 करोड़ का केस था, उससे उसमें ईडी ने क्लीन चिट दे दी है। और ये वही मामला था जिसमें जिसमें चंद्रबाबू नायडू 53 दिन तक रहे थे जेल के भीतर। और उसके बाद अब भारतीय जनता पार्टी सरकार में है और उनकी ईडी ने इस केस को वापस ले लिया। बहुत सारे लोग तो यहाँ तक कह रहे हैं कि जिस तरीके से अजीत पवार भारतीय जनता पार्टी के साथ में आए थे, केस हटवाए थे और फिर वापस चले गए थे, उसी तरह आप जो है चंद्रबाबू नायडू के आगे की सारी राहें खुली हुई हैं। लेकिन सबसे पहले बात बिहार पर करेंगे। और बिहार में हिंदुत्व का ढोल पीटने वाली भारतीय जनता पार्टी नीतीश की छवि को बचाने के लिए सर, भारतीय जनता पार्टी अपने ही नेताओं से अलग हो गई, पल्ला झाड़ लिया। सर, ये बिहार में क्या हो रहा है? भरत जी, मुझे लगता है कि भाजपा हो, नीतीश हो या चिराग हो, ये बिहार की जनता को मूर्ख समझते हैं क्या? भाजपा कहते हैं कि गिरिराज सिंह की यात्रा उनकी निजी है, हमको कोई लेना देना नहीं। तो गिरिराज कैबिनेट में मंत्री है, वो संविधान के खिलाफ काम करते हैं, एक मंत्री की शपथ लेते हैं, संविधान की शपथ लेके सांसद बने हैं, वो एक जिम्मेदार पब्लिक लाइफ में जी रहे हैं। ये भाजपा ने नया रूल निकाला है, वो अपने लोगों से बातें करवाते हैं और समय आने पे डिसोन करते हैं। मतलब मैं मना करते जाऊंगा और तू करते जाना, मैं मना करते जाऊंगा और तू करते जाना, तू अपना काम पूरा कर लेना। क्या मोहन भागवत जी ने दशहरे के रैली में जो भाषण दिया वो उग्र हिंदुत्व वाला नहीं था? क्या लगातार जो उत्तर प्रदेश में हो रहा है या बंगाल में हो रहा है, क्या ये उग्र हिंदुत्व नहीं है? क्या एक सिटिंग एमएलए जो पूर्व मंत्री था, उसकी हत्या की जाती है दिन दहाड़े मुंबई पुलिस के नाक के नीचे, जबकि उसको वाइस सिक्योरिटी की फाइल मूव हो चुकी थी, थ्रेट थी उनको। उसके बाद भी जय श्री राम का नारा लगाते हैं हत्यारे वाले, कहते कि जय श्री राम के नाम पे मारा हमने। और सोशल मीडिया में तमाम अंधभक्त मारने वालों को हीरो बनाते हैं। तो क्या न्यायपालिका दुकानें बंद कर दे अपनी, सब न्याय मंदिर बंद कर दे? माफ कीजिए, दुकान बोली मैंने, लेकिन ये न्यायपालिका अपने सब न्याय के कोड बंद कर दें, अब सीधा सीधा सरकारी हिसाब कर दें या समाज हिसाब कर दे? बिहार में तो अब डबल इंजन की सरकार है, बिहार में तो नीतीश का सुशासन है, नरेंद्र मोदी का डेवलपमेंट का एजेंडा चल रहा है। इसमें हिंदुत्व की रैली निकालने की क्या जरूरत है? क्यों बिहार में हिंदुओं को जगाने का काम हो रहा है? किस लिए हो रहा है? क्या बिहार में हिंदू मुसलमान करवाना है? क्या आने वाले विधानसभा में नीतीश कुमार को नमस्ते करना है? इसका प्लानिंग चल रहा है। नीतीश कुमार और चिराग पासवान ने तो बोल दिया कि ये गलत है। उन्होंने कहा कि ये सेक्युलर भारत है, हम ऐसी यात्राओं का विरोध करते हैं। उन्होंने भी सिर्फ अपने मतदाताओं को शर्म के मारे बचने के लिए वक्तव्य दिया। और भाजपा ने कहा कि हमारा उस आयोजन से कोई लेना देना नहीं। तो नीतीश कुमार क्या वो आयोजन रोकेंगे? वो यात्रा रोकेंगे? उस यात्रा पे बंदी करेंगे? यदि उन्हें गिरिराज की यात्रा से इतनी तकलीफ है तो केंद्र मुख्यमंत्री और प्रदेश के, और यदि प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति खराब हो जाती है, ऐसे में इस यात्रा पे क्या वो बंदी लाएंगे? नीतीश कुमार ने विरोध प्रकट कर अपना दायित्व पूरा किया। चिराग पासवान ने उसी विरोध में
शामिल बाजा जैसा हाँ में हाँ मिला के अपना दायित्व पूरा किया। बीजेपी ने मेरा कोई लेना देना नहीं है, गिरिराज जाने करके अपना दायित्व पूरा किया। लेकिन जो यात्रा निकलनी है वो तो निकल ही रही है। गिरिराज तो अपना काम कर ही रहे हैं। हम्म। सवाल वो है, क्या गिरिराज को मंत्रिमंडल से बर्खास्त किया गया है? नहीं। क्या गिरिराज की यात्रा को रोका गया है जबरन? यदि नीतीश कुमार को इस यात्रा का विरोध है, बीजेपी के सामने विरोध दर्शाते हैं, तो फिर लॉ एंड ऑर्डर के नाम से यात्रा बंद क्यों नहीं करते? ये एक शुद्ध रूप से एक नौटंकी। तू करते जा, मैं बोलते जाऊं, मेरे भी मतदाताओं को मैं समझाने का प्रयास करूंगा। भाई तू पासवान, तू भी अपने मतदाताओं को समझाने का प्रयास कर कि नहीं हमको बुरा लगा, हमने तो विरोध प्रकट किया। लेकिन क्या यात्रा रुकी? सवाल ये है। गिरिराज का क्या कहना है? जो पार्टी की लाइन नहीं है उसके खिलाफ गिरिराज जाके कैसा ये काम कर रहे हैं? केंद्र में मंत्री है, मंत्रिमंडल में कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। हमारा संविधान मंत्रिमंडल में कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी बताता है। मंत्रिमंडल के किसी एक मंत्री की कार्यवाही भी वो मंत्रिमंडल की कार्यवाही मानी जाती है। उसका वक्तव्य मंत्रिमंडल का वक्तव्य माना जाता है। निजी वक्तव्य नहीं होता, या निजी डिसीजन नहीं होती, या निजी यात्रा नहीं होती। क्या गिरिराज सिंह की यात्रा में बीजेपी के लोग समर्थन नहीं कर रहे हैं? क्या उनकी यात्रा में नॉन बीजेपी लोग हैं? क्या बीजेपी के, क्या बिहार की जनता को ये दिखता नहीं है? एक नाटक का मंचन कर रहे हैं ये। बीजेपी अपने एजेंडे पे खेल रही है, नीतीश अपने एजेंडे पे खेल रहे हैं। लेकिन जो बिहार की तासीर है गंगा जमुना की तहजीब की, उसका ताना बाना टूट रहा है, ये सबको दिख रहा है। लेकिन सब सिर्फ बोल के रह जाते हैं, ट्वीट करके रह जाते हैं, निषेध व्यक्त करके रह जाते हैं, और ताना बाना टूटने से कोई रोक नहीं रहा है। ये गंभीर समस्या है। बात सर दूसरे एन की भी कर लेते हैं, नायडू जी की। आज सवेरे सवेरे जैसे ही ये खबर आई, लोगों के कान खड़े हो गए। लोग अब ये पूछ रहे हैं सर कि नायडू के ऊपर से जो केस हटाकर बीजेपी फंस गई है, या फिर एहसानों का बदला चुकाया जा रहा है, या फिर अब नायडू स्वतंत्र हो गए हैं, अब नायडू जो मर्जी है वो निर्णय ले सकते हैं, डिसीजन ले सकते हैं अजीत पवार की तरह। क्या ऐसा है? इसको कैसे देख रहे हैं आप, केस हटाने को सर? देखिए, इसके पहले थोड़ा केस को समझना पड़ेगा जी। नायडू की जब सरकार थी तब स्किल डेवलपमेंट, आंध्र प्रदेश की स्टेट स्किल डेवलपमेंट कारपोरेशन हुआ करता था जी। उस कारपोरेशन ने कुछ सीमेंस कंपनी को काम दिया, उसमें 371 करोड़ का घोटाला बताया जाता है। उसके बाद जगन की सरकार आई, जगन की सरकार ने उसके ऊपर इंक्वायरी ऑर्डर कर दी। स्टेट सीआईडी ने एफआईआर दर्ज कर दी। उस एफआईआर में एक डिजाइन टेक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, डिजाइन टेक सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड, उसके एमडी विनायक खानविलकर, उसको अरेस्ट किया। सीमेंस के सुमन बोस एक्स एमडी थे, उनको अरेस्ट किया। उसके बाद सुरेश गोयल, मुकुल अग्रवाल, ऐसे कुछ लोग अरेस्ट किए। उनमें यह आरोप था कि स्किल डेवलप के नाम से जो फंड आया, वो फंड मल्टी बिलिंग करके, फ्रॉड बिल बना के, मल्टी लेयर कंपनी में इसका काम उसको, उसका काम इसको, ऐसा करके कुछ शेल कंपनियों द्वारा ये पैसा घुमाया गया। काम कुछ नहीं हुआ, और इसके एवज में शेल कंपनियों को, कुछ लोगों को कमीशन दिया गया। अब सीधा एफआईआर में जगन बाबू ने नाम डलवाया चंद्रबाबू नायडू का, कि चंद्रबाबू नायडू इसमें है। क्योंकि तब जगन रेड्डी बड़े प्यारे लगते थे और बीजेपी के गोद में बैठे हुए थे, और बीजेपी उनको गोद में इसलिए ले बैठी हुई थी कि जगन रेड्डी का लोकसभा में और राज्यसभा में लगातार समर्थन चाहिए रहता था। जगन रेड्डी भी इसलिए गोद में बैठे थे क्योंकि जगन रेड्डी के खिलाफ ईडी सीबीआई के केसेस पेंडिंग थे। तू मेरी मदद कर, मैं तेरी मदद करता हूं। लेकिन जगन रेड्डी चंद्रबाबू नायडू जैसे शार्प नहीं थे। उन्होंने लगा कि मेरी ईडी के केसेस पेंडिंग पड़े हैं, मुझे कोई ईडी सीबीआई की तकलीफ नहीं है, तो मदद करते गए। बाद में चंद्रबाबू नायडू अपने तरफ आए, इसलिए ईडी ने एंट्री मारी, ऐसा मैं कह सकता हूं। अभी ईडी ने देखा, मतलब ईडी का उपयोग कैसा किया। चंद्रबाबू नायडू का उस जो स्टेट सीआईडी है, इसके एफआईआर का संज्ञान लेते हुए ईडी एक्टिव हो गई। ईडी ने तुरंत चंद्रबाबू नायडू से लेकर सब पे केसेस, पीएमएलए के केसेस डाल दिए, और चंद्रबाबू नायडू को उठा के जेल में डाल दिया 53 दिन तक। हाईकोर्ट से जमानत हुई। शायद चंद्रबाबू नायडू को यह समझ में आ गया कि आने वाले समय में बीजेपी का साथ देना जरूरी होगा,
नहीं तो ये हमको रगड़ देंगे ईडी में। चंद्रा बाबू बाहर आ गए, बीजेपी के दोस्त हो गए, बीजेपी के साथ मिलकर चुनाव लड़ा, क्योंकि बीजेपी ने देख लिया कि अब आने वाला समय चंद्रबाबू नायडू का है। 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी जगन रेड्डी के खिलाफ जा रहे हैं लोग। अब चंद्रबाबू नायडू का हाथ पकड़ेंगे तो लोकसभा में भी कुछ सीट मिलेगी, एक सरकार में जगह में मिलेगी। लेकिन चंद्रबाबू नायडू ने हमेशा, एक बात हमेशा भरत जी याद रखना, चंद्रबाबू नायडू बहुत हार्ड बार्गेनर है, वो इजी बार्गेन नहीं करता। उससे उससे जब डील करोगे तो बहुत तगड़ा डील होता है, और वो अपने फेवर में डील करवाता है। तो उसने पहले अपने फेवर में डील ये करवाया होगा कि मुझे ईडी से क्लीन चिट दिलवाओगे, मामला पेंडिंग मत डालना, क्लीन चिट देना, ठीक है? पेंडिंग में मामला नहीं होगा, मैं सरकार को समर्थन करूंगा, आप मेरे साथ आओगे, मेरे एजेंडे में चलोगे। आंध्र प्रदेश में हिंदू मुसलमान नहीं मेरे हिसाब से होगा, तो आंध्र प्रदेश में मुसलमानों को रिजर्वेशन, मुसलमानों के मस्जिद के लिए 10,000 रुपए का मेंटेनेंस, ये सब चंद्रबाबू नायडू दे रहे हैं और बीजेपी उसका साथ दे रही है। मतलब जैसे ही मोदी जी और अमित शाह जी आंध्र प्रदेश जाते हैं, वो तुरंत बोलते हैं कि मस्जिदों को 10,000 रुपए देंगे, तो देना चाहिए, मुसलमानों को रिजर्वेशन भी होना चाहिए। और आंध्र प्रदेश से बाहर आते से ही मोदी जी कहते हैं कि मैं धर्म के नाम पर रिजर्वेशन नहीं दूंगा, मैं किसी धार्मिक संस्था को, धार्मिक मंदिर और इसको पैसे नहीं दूंगा, क्योंकि आंध्र प्रदेश मजबूरी है। तो चंद्रबाबू नायडू ने क्लीन चिट दिलवाई दी, वो क्लीन चिट मिली। ऐसे 3 लोग हैं। अजित पवार ने क्लीन चिट ली बाकायदा, साथ देने का, उसने कहा पहले मेरे को इसमें से निपटाओ तो मैं देखूं। प्रफुल्ल पटेल ने क्लीन चिट ली, हेमंत विश्व शर्मा क्लीन चिट नहीं ले पाए। इसलिए कई बार आपको भी लगता होगा कि हेमंत विश्व शर्मा संघ से भी ज्यादा हिंदुत्व की बात करते हैं। कई बार मोहन भागवत को भी लगता होगा कि हम भी थोड़े कमजोर प्रतीक है हिंदुत्व के लिए, जितने हेमंत विश्व शर्मा हिंदुत्व हिंदुत्व की बात करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि उनके केसेस पेंडिंग है, क्लीन चिट नहीं मिली है, क्लोजर रिपोर्ट नहीं लगी है। जिन लोगों ने क्लोजर रिपोर्ट लगाई वो खुश है। ऐसे 25 में से 22 लोग हैं जिन्होंने क्लोजर रिपोर्ट, बड़े लोग जिन्होंने क्लोजर रिपोर्ट लगवाई, 3 लोग हैं। 22 लोग ऐसे हैं जिनके केसेस पेंडिंग पड़े हैं, ठंडे बस्ते में डाल दिए हैं। उनमें कांग्रेस के 10 है, जो 25 लोगों की बात कर रहा हूं मैं, उसमें राष्ट्रवादी कांग्रेस के 4 है, शिवसेना के 4 है, तृणमूल कांग्रेस के 3 है, टीडीपी के 2 है, समाजवादी पार्टी का 1 है और वाईएसआर कांग्रेस का 1 है। ऐसे 25 बड़े नेता हैं जो बीजेपी के में गए हैं या बीजेपी के साथ हो गए हैं। इनको एजेंसियों ने, सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स ने रिलीफ दी हुई। उन 25 में से 3 को क्लीन चिट दी है, उनमें से एक चंद्रबाबू नायडू भी हो गए। चौथे एक और वहां पे विधायक है, उसने भी अपनी बड़ी प्यार से क्लीन चिट करवाई ईडी से, प्रताप सरनाईक, वो जो खास है एकनाथ शिंदे के। ये पहले थे शिवसेना में जिनको ईडी ने उठाया था, और वो जब से ईडी ने उठाया रोज लेटर लिखते थे हर दूसरे दिन उद्धव ठाकरे को कि हमें हिंदुत्व के एजेंडे को लेके बीजेपी के साथ जाना चाहिए, हमें बीजेपी के साथ जाना चाहिए। और आखिर वो बीजेपी के साथ एक धड़े को लेके गए। तो वो इनिशियली क्योंकि उसने शुरुआत की थी इसलिए उसको भी रिलीफ दे दिया। तो ये 3 लोग और चौथे चंद्रबाबू नायडू जिन्होंने क्लीन चिट ली है। तो ये गिव एंड टेक है। तो अब चंद्रबाबू नायडू स्वतंत्र हो गए हैं क्या? चंद्रबाबू नायडू स्वतंत्र हो गए, लेकिन चंद्रबाबू नायडू कहाँ जाएंगे? भरत, कहाँ जाना चाहिए उनको? इंडिया गठबंधन में जाना चाहिए, यही होता है ना। वो अभी इंडिया गठबंधन को तोड़ रहे हैं। इंडिया गठबंधन का नेतृत्व कांग्रेस कर रही है। कांग्रेस को अपना वजूद बताना होगा। कांग्रेस का प्रॉब्लम है वो बीजेपी के सामने आमने सामने नतमस्तक हो जाती है, क्योंकि कांग्रेस में बीजेपी के इतने लोग भरे हुए हैं कि वो बीजेपी के सामने कांग्रेस को टिकने नहीं देती। 10 राज्य है इस देश में जहां कांग्रेस और बीजेपी आमने सामने है, वहां कांग्रेस का बुरा हश्र होता है। हरियाणा लेटेस्ट है। कांग्रेस ने, इंडिया गठबंधन ने सरकार तो बना ली जम्मू कश्मीर में, लेकिन कांग्रेस सिंगल डिजिट पे है, डबल डिजिट नहीं पा पाई। तो अब महाराष्ट्र में कांग्रेस को अपना दिखाना होगा, झारखंड में कांग्रेस को दिखाना होगा कि उसका वजूद है। यदि इन 2 राज्यों में कांग्रेस अपनी टैली ठीक करती है और सरकारें बना लेती है, तो फिर चंद्रबाबू नायडू सोच सकता है कि इंडिया गठबंधन में कोई दम आ रहा है। नहीं तो ऐसी इंडिया गठबंधन में जाके क्या करेंगे, क्योंकि अकेले वो जाने से कुछ नहीं होगा।
अकेले चंद्रबाबू जाने से सरकार नहीं डूबेगी। चंद्रबाबू और नीतीश को साथ में जाना होगा। ये नानी जिस दिन छोड़ देगी, उस दिन मोदी जी की सरकार को नानी याद आ जाएगी। सर तो ये ये दिखाई दे नानी रहा है कि बात बिहार में, आंध्रा में, महाराष्ट्र में अभी मदरसा शिक्षकों की सैलरी 3 गुना बढ़ा दी। तो यहाँ पर है? भारतीय जनता पार्टी अपने एजेंडे से थोड़ा अलग दिखाई दे रही है और ये नहीं, मजबूरी भी हो सकती है वहाँ कि वहाँ क्या है? वहाँ गठबंधन है। जी, वहाँ उसका प्रेशर था, शिवसेना का, मतलब एकनाथ शिंदे का, और प्रेशर अजित पवार का भी था। जी। इन दोनों ने प्रेशराइज करके मदरसा के शिक्षकों की तनख्वाह तिगना करवाई, हुँ, क्योंकि उनको लगता है कि हम यदि एकदम बीजेपी की लाइन लेंगे तो हमारा मतदाता हमसे अलग हो जाएगा, हुँ, हुँ, फिर वो तुमको मत क्यों देगा, बीजेपी के साथ ही चला जाएगा। हुँ, जो मतदाता शिवसेना के साथ है वो मुसलमानों के खिलाफ भी नहीं है। हुँ, बहुत कम लोगों को मालूम है कि बाला साहेब ठाकरे ने एक म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का चुनाव मुस्लिम लीग के साथ पार्टनरशिप में लड़ा था। हुँ, मतलब वो फोटो देखी है मैंने कि गाड़ी के एक तरफ मुस्लिम लीग का झंडा लगा है, एक तरफ शिवसेना का झंडा लगा है। तो चुनाव में हर राजनीतिक दल ने इधर से उधर, अब ये हिंदुत्व वगैरह की बातें हैं, ये जब आपको जाना ही होता है तो जाने के लिए कुछ तो कारण चाहिए होता है। यानी तो अभी हमने तक सर हिंदू भारतीय जनता पार्टी किसी के दबाव में नहीं आ रही थी, जो मनमर्जी कर रही थी, लेकिन अब ये दिखाई देने लगा है, चाहे केंद्र में हो, चाहे राज्यों में, जहाँ-जहाँ गठबंधन में है, वहाँ-वहाँ भारतीय जनता पार्टी दबाव में है। अब है। एक और दबाव की बात करेंगे। अभी तक ये था कि नरेंद्र मोदी, अमित शाह या फिर गुजरात लॉबी जिस पर भी उँगली रख देती थी, वो राष्ट्रीय अध्यक्ष हो जाता था। बोले नड्डा बन जाओ, बन गए। बोले कि अमित शाह जी बन जाओ, बोले बन गए। बोले नड्डा दोबारा बन जाओ, बोले बन गए। बोले अमित शाह जी दोबारा बन जाओ, बोले बन गए। लेकिन अब आज की खबर ये है सर कि भाजपा का प्रदेश अध्यक्ष अब खोजा जाएगा। अब उसके लिए चुनाव होगा और ये चुनाव 2 महीने तक चलेगा। पहले राज्यों एक कमेटी बना दी गई है, पहले राज्यों में अलग-अलग संगठन बनाएँगे, फिर वहाँ से वोट लाएँगे, फिर राष्ट्रीय अध्यक्ष को बनाएँगे। ये क्या है सर? पहली बार ये राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव दिखाई दे रहा है, संघ जैसे का लोकसभा का चुनाव चल संघ रहा हो। संघ का दबाव है। संघ का दबाव है। नहीं तो अभी तक तो ये दोनों गुजराती अध्यक्ष बना चुके थे किसी को भी। जी। कोई भी किसी को भी उठा के बना देते हैं। खट्टर को ही बना देते, कोई मना करना नहीं करता। और इन्हें कोई अध्यक्ष के लिए कोई जमीन से जुड़ा आदमी नहीं चाहिए। इनको अपना रबर स्टैम्प चाहिए जो बस इनके हाँ में हाँ मिलाएगा। उनको वो अध्यक्ष चाहिए जो प्रधानमंत्री कार्यालय जाएंगे तो उनको बाहर लेने हाथ जोड़ के झुक-झुक के नमस्ते करने वाला। हुँ, जबकि संगठन सर्वोपरि होता है। हुँ, संगठन के अध्यक्ष की वजह से प्रधानमंत्री होते हैं। हुँ। ये बात बता दूं मैं आपको। बीजेपी का अध्यक्ष चाहे वही प्रधानमंत्री होगा इस देश में। यह अध्यक्ष का वजूद होता है। इस लेकिन बार जब वजूद अध्यक्ष वाला ही अध्यक्ष बनने जा रहा है क्या सर? ऐसा लग तो रहा है मुझे, संघ चाहता है कि वजूद वाला अध्यक्ष बने क्योंकि संगठन को लेकर संघ बड़ा परेशान है। हुँ, देखिए बीजेपी जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है जो संगठन को तवज्जो देता है। संगठन रहेगा तो सरकारें आएगी। संगठन नेस्तनाबूद हो रहा है। हुँ, यूपी में, महाराष्ट्र में जो हश्र हुआ पार्टी का, बाकी हुँ, जगह भी 240 पे पार्टी आ गई, वो सिर्फ हुँ, इसी वजह से कि संगठन खत्म हो गया। हुँ, संगठन में आयाराम गयाराम बढ़ गए। ऑल ऑफ अ सडन कल तक वो कांग्रेस का था वो बीजेपी वाला हो गया, वो टिकट भी मिलता है उसको। हुँ, तो संगठन पे हुँ, पकड़ होने वाले लोग चाहिए, तब जाके सरकार में। नहीं तो यदि संगठन मजबूत होता तो इतने ब्यूरोक्रेट मंत्री नहीं बनते। हुँ, रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर मंत्री बन रहे हैं, 3-3 डिपार्टमेंट संभाल रहे हैं। यदि अधिकारी ही मंत्री बनेंगे तो फिर आपको नेताओं की क्या जरूरत है? हुँ, ठीक बात है सर। फिर नेता क्यों जमीन पे मेहनत करें? क्यों खून पसीना एक करे, कीचड़ में घूमे, गांव-गांव घूमे, परेशान हो, एक-एक आदमी को जोड़े, क्यों करे वो? हुँ, क्योंकि ऊपर आके उसको सांसद बन के बनना पड़ता है। और उसका बाप जो मंत्री बनता है, वो कल तक कहीं नौकर था, वो आज मंत्री बन गया है। हुँ। ऐसे सर यूपी एक में और भी बहुत लोग हैं। जी, एक और सवाल है सर, महाराष्ट्र में चुनाव अनाउंस हो गए हैं
और राज्यों में भी चुनाव अनाउंस हो गए हैं, उपचुनाव अनाउंस हो गए हैं। एक रिपोर्ट छपी है सर, उस रिपोर्ट में ये कहा जा रहा है कि 30 सीटें, जो लोकसभा सीटें इंडिया गठबंधन जीता है, उनमें 163 164 सीटें वो आती हैं विधानसभा की, जिन पर इंडिया गठबंधन मजबूती से चुनाव लड़ेगा और भाजपा से आगे बढ़ता दिखाई देगा। कुछ लोग ये कह रहे हैं सर कि एक राज्य जा रहा है भाजपा के पास या फिर एनडीए के पास, और एक राज्य जा रहा है इंडिया के पास। बहुत सारी चर्चाएं चल रही हैं जब से ये अनाउंस हुए हैं इलेक्शन। आप कैसे देख रहे हैं सर महाराष्ट्र और दूसरा जो राज्य है उस राज्य के बारे में? देखिए, महाराष्ट्र की बात करूँ तो महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी ने मतलब जी। जो शरद पवार, उद्धव ठाकरे और कांग्रेस, जो इंडिया गठबंधन हम कह सकते हैं, उनमें बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो गई है। मेरी जो कल बात हुई है लोगों से, उसमें करीब-करीब 288 में से 220 सीटों तक का फैसला हो चुका है। उसमें कांग्रेस पे के पास करीब-करीब 84-86 सीट है। बाकी इक्वल सीट 65-65 सीटें एनसीपी और कांग्रेस के पास बताई जा रही है। तो और 70 से 72 सीटें जो है, अभी उसका निर्णय 2-3 दिनों में होगा। सीट हम्म। बंटवारे का जो एक मोटा-मोटा फॉर्मूला ये है कि हम्म। विदर्भ में कांग्रेस को तवज्जो दी जाएगी, पश्चिम महाराष्ट्र में शरद पवार की पार्टी को तवज्जो दी जाएगी, हम्म। मुंबई कोंकण में शिवसेना को तवज्जो दी जाएगी, मराठवाड़ा में शिवसेना और कांग्रेस को तवज्जो दी जाएगी, जहाँ जिनका इन्फ्लुएंस है उस सेक्टर में उन लोगों को तवज्जो दी जाएगी। फिर सीट टू सीट मार्किंग है, जहाँ कांग्रेस का सिटिंग एमपी एमएलए है लेकिन वो हार जाएगा, उसकी जगह यदि शिवसेना का जोर करने वाला है तो वो शिवसेना को, ऐसे एक्सचेंज इंटर एक्सचेंज भी होगा। 4-5 सीटें ऐसी भी रहेगी जहाँ फ्रेंडली कॉन्टेस्ट भी हो सकती है। ये हम्म। कुल मिला के महाविकास आघाड़ी का मामला टोटल सेटल्ड है, ऐसा दिखाई हम्म। देता है मुझे। सर महाराष्ट्र और झारखंड में, दूसरा सवाल, महाराष्ट्र और झारखंड में बहुत सारे लोग ये बात कर रहे हैं और सोशल मीडिया पर भी बातचीत चल रही है कि एक-एक राज्य बढ़ जाएगा भाजपा में और एक राज्य इंडिया और एनडीए नहीं, में। ऐसा सोशल मीडिया देखिए, लोगों को लगता है कि हेमंत बिस्व शर्मा वहाँ बैठे हैं बीजेपी में तो अब वो जी, सरकार बना लेंगे। जी। देखिए, सरकार सिर्फ पैसे से नहीं बनती। ये तो सरकार पैसे से बनती तो अजित पवार ने इतना पैसा फेंका बारामती तो अपनी पत्नी को जितवा के लाते। हुँ, ऐसा नहीं होता। हुँ, देखिए, हेमंत बिस्व शर्मा का वहाँ बैठने से बीजेपी का लोकल संगठन बहुत दुखी। हुँ, ना अध्यक्ष की पूछ-परख हो रही है, ना किसी की पूछ-परख हो रही है। सीधा दिल्ली से हेमंत विश्व मतलब विश्व शर्मा को बातचीत हो रही है और वही डिसाइड कर रहे हैं। दूसरी बात, वो बहुत सारे लोग तोड़-तोड़ के इधर-उधर से ला रहे हैं हुँ, बीजेपी में। आयाराम-गयाराम को जनरली पिछले कई चुनाव में हमने देखा लोगों ने रिजेक्ट किया है। दूसरी बात, हेमंत सोरेन बाहर आने के बाद हेमंत सोरेन को लगातार एक सिम्पैथी उसके साथ है कि 5 महीने जेल में रखा, कुछ नहीं निकला। बिल्कुल निर्दोष जैसा उसको छोड़ा गया। उसके बाद कल्पना सोरेन स्टार प्रचारक उभर के आई है और तूफान मेहनत कर रही है, हुँ, उसका एक एडवांटेज है। चंपई सोरेन वो इम्पैक्ट नहीं दे पा रहे हैं। इनफैक्ट मैं तो ये कहूँ कि चंपई सोरेन की अपनी सीट खतरे में है, क्योंकि वहाँ संताल वोट के साथ जो मेजर दूसरा डिसाइडिंग फैक्टर है वो हो कम्युनिटी है, वो उसके खिलाफ है, वो हेमंता के साथ है। तो हाँ, कई फैक्टर से बीजेपी लड़ रही है। अब जेएमएम तो लड़ लेगी, सीटें अच्छी आएगी। जेएमएम का पार्टनर जो है कांग्रेस, वो क्या करता है सबकी निगाहें इस पे। हाँ, बीजेपी वही गेम करेगी। बीजेपी कांग्रेस में सीटें लड़वाएगी। जनरली बीजेपी तय करेगी कांग्रेस कौन लड़ता है, क्योंकि बीजेपी के कई लोग कांग्रेस में बैठे हुए हैं। वो खेल बिगाड़ते हैं। आप देखिए ना हरियाणा में कैसा खेल बिगड़ा। आप हुँ, ये देखिए कि जम्मू कश्मीर में क्या हुआ। आज हुँ, इंडिया गठबंधन की सरकार तो है, लेकिन हुँ, कांग्रेस का कंट्रीब्यूशन क्या है? सिंगल डिजिट पे आ गई कांग्रेस। हुँ, कांग्रेस सत्ता से बाहर है, अच्छा हुआ, रहना चाहिए। 6 सत्ता सीटें। पे बैठने लायक कांग्रेस ने किया क्या वहाँ पे? हुँ, 6 सीटें आई, बताइए आप 90 में से 6। कांग्रेस एक मेजर पार्टनर थी वहाँ पे, हुँ, ऐसा कैसा हो गया? तो क्योंकि वो 6 सीटें कैसी आई? क्योंकि दिल्ली के आकाओं ने चलते चुनाव में अध्यक्ष बदला, बताइए, हुँ, प्रदेशाध्यक्ष। नए लोगों को समझ में नहीं आ रहा था किसको क्या दिया, लोगों को यही पता नहीं था कि संगठन कौन चला रहा है। सीटें दिल्ली वालों ने अपने हिसाब से कर दी। हुँ, जो लोग वहाँ 3-3 साल तक जम्मू कश्मीर में इंचार्ज थे, चुनाव के पहले उनको बदल गया, नए आदमी को इंचार्ज भेजा जिसको जम्मू कश्मीर का मैप देखने से शुरुआत करनी है। हुँ। तो ये सारा क्यों होता है? ये कराया सर जाता है। देखो सर बीजेपी झारखंड। सिर्फ अपना चुनाव नहीं लड़ती, हुँ, बीजेपी विरोधियों का भी चुनाव लड़ती है।
हाँ, झारखंड में सर ये कहा जा रहा है जेएमएम के पास 30 सीटें हैं और भारतीय जनता पार्टी के पास 5 कम 25 सीटें हैं। तो अभी उनके जो मुख्यमंत्री थे चंपाई सोरेन उनको तोड़ लेने के बाद मधु कोड़ा की पत्नी गीता कोड़ा को तोड़ लेने के बाद और हेमंत सोरेन की भाभी को तोड़ लेने के बाद अब भारतीय जनता पार्टी यही 5 से 6 सीटें ऊपर-नीचे करना चाहती है कि अगर ये ऊपर-नीचे हो गया तो फिर मामला बन जाएगा। चंपाई सोरेन कुछ ले आए, गीता कोड़ा तो कुछ ले आई तो भाजपा ले बाहर के तोड़ के लाए, ओरिजिनल जो भाजपा की 25 सीटें उसका क्या करेंगे वो जो भाजपाई लोग थे उनकी सीटें जाएगी। उनको ये अनकंफर्टेबल है कि बाहर के लोग कल चंपाई सोरेन के मुख्यमंत्री बनाएंगे आप। हाँ। कल तक जिसका विरोध कर रहे थे आज उसका मुख्यमंत्री बनेगा तो फिर बीजेपी वाले क्या दरी उठाते रहेंगे? सवाल वो है जी सारा प्रॉब्लम वो है। जी जी अशोक सर बहुत-बहुत शुक्रिया। समय भी हो गया है 26 मिनट कैसे बीत गए मालूम नहीं धन्यवाद चला। आपने समय दिया इसके लिए धन्यवाद बहुत-बहुत शुक्रिया। आज प्रज्ञा जी धन्यवाद की अनुपस्थिति में ये शो मैंने किया है और दर्शकों से धन्यवाद अनुरोध है कि वो देखें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। नमस्कार। धन्यवाद धन्यवाद।